नमस्कार दर्शकों, प्रारंभ पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं श्री हरि मोहन जी ज्योतिर्मय से। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं? संदीप भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जो आज आपने बुलाया। बहुत धन्यवाद। नहीं सर, आज आपकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जियो पॉलिटिक्स पे आप अपने आप में एक बड़ी वॉइस है और बड़ी ऑथेंटिक वॉइस है। बहुत सारे लोग बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स पर आपका नजरिया एक थोड़ा सा अलग रहता है, जानकारी भी गुड़ रहती है। और जियो पॉलिटिक्स के सेंटर पर जो एकदम इस क्या कहते हैं गर्भनाल यूएसए, अमेरिका, उसका चुनाव हो रहा है और बड़ा अद्भुत चुनाव हो रहा है जैसा पहले नहीं होता था। पहले वहां पे रिपब्लिकन डेमोक्रेट 8 साल के लिए मोटा मोटी रिपब्लिकन आ जाते थे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे 8 साल के लिए, फिर बराक ओबामा आ गए 8 साल के लिए। दिक्कत हुई जब ट्रंप आए वापस से रिपब्लिकन, क्योंकि पूरी तरह वो व्यवस्था को परिवर्तित करने के, जैसे एक वहां कहा जाता है डीप स्टेट, गहरा राज्य जिसको आजकल कह रहे हैं लोग, बिकॉज पर्टिकुलरली डीप स्टेट वर्ड यूज करने पे यूट्यूब जो है रेस्ट्रिक्ट करता है बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो खुद भी उसी का पार्ट है। खैर एनीवेज, तो और इस बार दिख रहा है कि व्यक्तित्व के रूप में कमला हैरिस एक बहुत ही लचर किस्म का व्यक्तित्व है ना। जो बाइडेन भी मतलब अपने उत्तरार्ध में जाते जाते वही हो गए। तो कोई है जो पीछे से चला रहा है, वो व्यक्तित्व देख के लगता है। और ट्रंप को देख के लगता है कि वो स्वयं कुछ अपने पर्पस से आगे बढ़ रहे हैं। और अभी जो फिलहाल इस समय जो करंट वोटिंग चल रही है, ये टाइट बताया जा रहा है कि बहुत कांटे की लड़ाई है। किस तरफ पल्ला बैठेगा ये कोई नहीं जान रहा है। तो हरिमोहन सर, सबसे पहले तो जानेंगे कि क्या स्थिति है इस समय यूएस इलेक्शंस की, और किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस समय। खैर वहां तो फ्रॉड भी बहुत होता है, डेमोक्रेसी के नाम पे मजाक ही है, पर खैर अब है तो है, क्या कर सकते हैं, बात कर लेते हैं। जी हरिमोहन सर। संदीप भाई धन्यवाद जो आपने इस टॉपिक पे मुझे बुलाया और इस लायक समझा के मैं बताऊं। और आपने थोड़ी तारीफ कुछ ज्यादा ही कर दी, मैं इस लायक नहीं। लेकिन हाँ, अगर मैं अपनी बात शुरू करूं तो मैं एक इमेजिनेशन करने के लिए कहूंगा कि एक स्टूल है। स्टूल के ऊपर, स्टूल 4 पैरों पर खड़ा है, मजबूत है, नया नया है, और उस पर आपने थोड़ा सा 4 5 10 किताबें रख दी। प्रॉब्लम ये आई, वो 10 किताबें 20 हो गई, 20 किताबें 30 हो गई, 30 किताबें, यानी वो लगातार उसके ऊपर का जो भार था वो बढ़ता चला गया और स्टूल पुराना होता चला गया। स्टूल के अंदर भी दीमक लग चुकी थी। वो दीमक उसको अंदर से खोखला कर रही है और ऊपर से स्टूल जो है उस पर भार बढ़ता जा रहा है। अब समस्या ये है कि अब उसमें से चरमराने की आवाज आनी शुरू हो चुकी है, चरचर की आवाज आनी शुरू हो चुकी है, स्टूल हिलने लग गया है। अब समस्या बताइए कि वो स्टूल ऊपर जो रखे हुए भार है उससे टूटेगा या अंदर जो दीमक है उससे टूटेगा? अंदर से ही टूटेगा। अंदर से कमजोर है, बाहर से दबाव ज्यादा है। तो असलियत जी में रोल तो दोनों, लेकिन जी। यहाँ पर असलियत में अंदर का जो रोल है वो ज्यादा है, क्योंकि दीमक लग चुकी है और वो जो दीमक है या वो जो लकड़ी गल रही है वो ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। यहां अमेरिका के साथ भी यही हाल है। अमेरिका के आसपास, अमेरिका जब ताकतवर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, पूरे यूरोप की जो इकोनॉमिक पावर थी या पूरे यूरोप का जो पैसा, इंडस्ट्री, प्रोडक्शन, सब चीजें थी, वो अमेरिका चला गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यूरोप ने अपने अगले वर्ल्ड वॉर की तैयारी पहली 10 साल यानी 1921 से 1933, जब तक हिटलर ढंग से नहीं आता है तब तक यूरोपियंस ने अपनी जो इकोनॉमी थी उसे सुधारने का काम किया। रिप्रोडक्शन करना शुरू नहीं किया, मतलब दोबारा से री इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ कि जो वॉर इकोनॉमी थी उसको कहीं ना कहीं नॉर्मल इकोनॉमी की तरफ लाने की कोशिश की, जिसमें हम केन्स वगैरह देखते हैं। लेकिन साहब समस्या क्या है कि जब हिटलर आ जाता है तो हिटलर आने के बाद यूरोप दोबारा से वर्ल्ड वॉर की प्रिपरेशन शुरू कर देता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। यानी अगर हम नॉर्मली देखें तो 1914 से लेकर 1945 तक पूरे का पूरा यूरोप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लड़ता रहा। जब वो लड़ता रहा तो ऑब्वियस सी बात है, वहां लड़ने के बाद उसके
अंदर कुछ वो खोखला हो गया, लेकिन सारा अंदर का पैसा, इकोनॉमी, सब चीजें अमेरिका के पास चली गई और वहां से अमेरिका के कंधों पर दुनिया का भार लाकर रख दिया गया। जो अब तक ब्रिटेन और फ्रांस उठाते थे, वो भार अब अमेरिका के कंधों पर था। साहब, अमेरिका ने यूरोप से लड़ने या सोवियत यूनियन से लड़ने के नाम पर इस पूरे यूरोप को अपने कंधे पर बिठाकर ये कहा कि तुम्हारे सारे एसेट्स, पैसा, प्रॉपर्टी सब मेरी, तुम कुछ मत करो, तुम बस एंजॉय करो। और पूरी दुनिया में इन यूरोपियंस के दम पर या यूरोपियन पावर के दम पर और अपने सिस्टम के दम पर उसने ना चाहते, मतलब एक बहुत बढ़िया तरीके से राज किया। किसी भी सरकार को गिरा देना, किसी भी सरकार को उठा देना, उखाड़ कर फेंक देना, सब चीजें आपको यहां पर नजर आएंगी। सब अमेरिका ने खूब किया। और 1991 के बाद तो खुलकर किसी भी देश पर बॉम्बिंग करते हुए भी ये नहीं हिचका। इससे आप अंदाजा लगाकर देखिए कि अमेरिका कैसा था। और इस सारे के सारी प्रोसेस के अंदर 4 पावर्स अमेरिका के अंदर उभर के आई, 4 ताकतें या 4 इंडस्ट्रीज। उन सबको मैं अभी लेके आऊंगा। हाँ जी, बस एक लाइन मिस कहना चाहूंगा, डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था सर। आपने बॉम्बिंग की बात की, आप सोचिए कि सबसे पहला न्यूक्लियर बम जापान के 2 शहरों पर गिराया। क्या मानसिकता थी। जर्मनी पे नहीं गिराया, यूरोप पे नहीं गिराया जहां से सारी बदमाशी शुरू हुई थी, हिटलर पे नहीं गिराया क्योंकि वहां क्रिश्चियंस रहते थे। हीथेंस पे, जो कि पागन रिलीजन वाले या पुराने जमाने से, उन पर गिराया न्यूक्लियर बम। शक्ति होना अलग बात है, शक्ति का बेवजह इस्तेमाल करना, ऐसी मानसिकता। जी सर प्लीज। ये इन यूरोपियंस की पूरी जो मेंटल टेरिटरी है, वो मक्का मदीना पर आकर खत्म हो जाती है। वेटिकन से शुरू होती है, मक्का मदीना पर आकर खत्म हो जाती है रिलीजन के मामले में। यानी कि रिलीजन उनके लिए मक्का मदीना, उसके बाद जेरूसलम जिसमें ज्यूज भी हैं, और वेटिकन। इसके बाद यानी उससे वेस्ट में जो भी इनसे अलग रिलीजन होगा वो नहीं माना जाएगा, जिसमें रेड इंडियन से लेकर साउथ अमेरिका के जितने भी लोग हैं। और मक्का मदीना से ईस्ट में यानी जितने भी दूसरे रिलीजन है, चाहे हिंदुइज्म है, चाहे बुद्धिज्म है, चाहे जैनिज्म है, चाहे सिखिज्म है, उसकी 3-13 में कोई काउंटिंग नहीं। ये बात मैं एग्री करता हूं। चाहे बांग्लादेश के अंदर हिंदू मर रहा है, चाहे पाकिस्तान से हिंदू खत्म हो गया, चाहे अफगानिस्तान से हिंदू खत्म हो गया, इनफैक्ट चाहे कनाडा के अंदर हिंदू को किसने मारा, वो उसी की खुद की मंदिर के ऊपर खालिस्तानियों ने हमला किया। तो मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं कि अल्टीमेटली ये लोग जो हैं बहुत ही लिमिटेड माइंडसेट के हैं। और ये चीज जापान के ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम्बार्डमेंट की फॉर्म में साफ तौर पर नजर आ गई। हालांकि कुछ कहते हैं कि जापान नहीं हारा था, लेकिन मेरा ऐसा मानना ये है जापान हारने जा रहा था और अपनी पावर को दिखाने के लिए और जापान के इन्फ्लुएंस को पैसिफिक में खत्म करने के लिए 2 लाख बंदों को मारते हुए देर इसलिए नहीं लगी क्योंकि वो क्रिश्चियन या मुस्लिम नहीं थे। सर जापान से सरेंडर की बातचीत चल रही थी, जापान सरेंडर की बातचीत कर रहा था, करने को तैयार था। इसका नेक्स्ट लेवल क्या है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बम्बार्डमेंट अगर आप देखें तो लास्ट में फिर बम्बार्डमेंट एक यूगोस्लाविया पे की थी, क्योंकि यूगोस्लाविया आइडियोलॉजिकली उनसे अलग था, आइडियोलॉजिकली, रिलीजियसली नहीं। और वो बम्बार्डमेंट के बाद डरा के, धमका के, कोसोवो वगैरह का जो इशू था वो क्रिएट करके यूगोस्लाविया के टुकड़े करने के बाद पूरे का पूरा छोटे छोटे हिस्सों में उसे डिवाइड कर दिया। ये अमेरिका की खुली बदमाशी थी। उसके बाद चाहे सूडान पे हमला हुआ, चाहे सोमालिया पे हमला हुआ, चाहे बम्बार्डमेंट हुई, चाहे आप उसको अफगानिस्तान के मामले में देखें, दोबारा से एंट्री करना, चाहे इराक पे हमला हुआ, सीरिया का मामला हुआ, अरब स्प्रिंग हुआ, यूरोप ने तूफान ही तो मचाए रखा है, उसमें अमेरिका ने तूफान मचाए रखा है। यहां इनके पीछे जो खड़ी हैं वो अमेरिका की 4 इंडस्ट्रीज खड़ी हैं। सबसे पहली वेपन, दूसरी फार्मा, तीसरी जो है वो क्या नाम है, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, और चौथी इसी तरीके से अगर हम देखेंगे मेडिकल और इन सब चीजों से रिलेटेड बहुत से दूसरे इंडस्ट्री। 4 इंडस्ट्रीज बेसिक जो हैं उनके दम पे जो अमेरिका खड़ा हुआ है। अब प्रॉब्लम ये पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, दुनिया में ऑयल और गैस के ऊपर कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन कंपनीज का। अब प्रॉब्लम यहां ये समझिएगा कि जैसे ही दुनिया न्यू रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ रही है,
वहां वो जो कार्टेल बना जिसने पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करके कंट्रोल किया, वो ओल्ड कार्टेल कहलाने लगा। और गूगल इंस्टा से, गूगल या टेक्निकल जो कंपनीज थी, वो न्यू बिग कार्टेल, टेक। बिग टेक्स, वो न्यू कार्टेल कहलाने लगी। अब असलियत में अमेरिका में प्रॉब्लम यही आ रही कि ओल्ड कार्टेल ने न्यू कंपनीज या बिग टेक्स में भर भर के मोटा इन्वेस्टमेंट किया, सब चीजें की, लेकिन एलन मस्क जैसा बंदा भी वहां पर उभर कर आया जो ओल्ड कार्टेल के पुराने सिस्टम से एग्री नहीं करता था। अब अमेरिका का, अब मुझे लगता है पूरा बेसिक समझ में आ गया होगा कि भाई अल्टीमेटली इस टाइम अमेरिका के इलेक्शंस किस तरीके से चल रहे हैं। जब तक बराक ओबामा था तब तक दुनिया में सोशल मीडिया रेवोल्यूशन नहीं आया था। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी थी जो कि विंडोज के नाम पे, अपने सॉफ्टवेयर्स के नाम पे जानी जाती थी, और वो पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स और विंडोज वगैरह करती थी। लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर था वो नेक्स्ट लेवल पहुंच गया एप्स की फॉर्म में, वो उससे नेक्स्ट लेवल पहुंच गया एंड्रॉइड की फॉर्म में, वो उससे नेक्स्ट लेवल पहुंच गया कहीं ना कहीं अलग अलग डायमेंशंस के अंदर। आप चाहे कोई सी भी सोशल मीडिया एप्स जिसे हम कहते हैं, आप अगर देखते हैं बराक ओबामा उस टाइम पर आया था जब दुनिया में सोशल मीडिया जो है वो ग्रो होना शुरू हुआ था, उसकी ग्रोथ शुरू हुई। लेकिन जब बराक ओबामा जाता है तो उस टाइम पर दुनिया में सोशल मीडिया का तूफान आ चुका था, और उसी सोशल मीडिया के कंधे पर चढ़कर ट्रंप जो आया, जिसने सीधे तौर पर कहा कि यार हम गरीब हो रहे हैं, यहां से लड़ाई शुरू हो रही है। और जो ट्रंप और कमला हैरिस, मैंने अपनी बात शुरू करने के से पहले 11 मिनट खर्च कर दी, वो मैं जानता हूं, लेकिन जब तक वो पिछली वाली बात समझ में नहीं आएगी उस 11 मिनट की वर्थ, तब मतलब अगर 11 मिनट नहीं समझेंगे तो ये चीज वेस्ट हो जाएगी। अगर हम कंटेक्स्ट जरूरी है, हाँ कंटेक्स्ट जरूरी है जी। बिल्कुल 2014 के अंदर अगर हम देखते हैं तो 2016 तक आते आते दुनिया में सोशल मीडिया का बवंडर आ चुका था। मोदी जी उसी सोशल मीडिया के कंधे पर चढ़कर भारत की राजनीति पर काबिज हुए, और ट्रंप भी उसी सोशल मीडिया के दम पर जो है वो मेरे ख्याल से हिलेरी क्लिंटन ही थी जिसे हराने में कामयाब हुए। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमें एक चीज साफ तौर पर नजर आती है कि साहब यहां असलियत में ट्रंप उस सोशल मीडिया के बाद जेन्युइनली ग्राउंड लेवल पर जाकर, हाँ थोड़े हैर्श लैंग्वेज में, थोड़ा चैलेंज करते हुए गुस्से में कि ऐसे कैसे वैसे कैसे, सर गोली चली है भाई 2 बार, सर बोलेगा नहीं। वो अब चली है। ट्रंप की ताकत जानते नहीं थे ना ये लोग। तो 2015 में जो कैंपेन चल रहा था, 2016 में जो कैंपेन चल रहा था, उसमें ट्रंप ने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं डेमोक्रेट्स को एक तगड़े वाला झटका दिया। और वो जो तगड़ा झटका था सोशल मीडिया का, उस सोशल मीडिया के झटके से समझ में आ गया कि ये ताकत जो है ये काफी ज्यादा है। और यहीं से बिग टेक्स जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते चले गए, और वहां पर अमेरिका का जो एक कार्टेल बना था कंपनीज का, जिसे आप प्रेत राज्य या गहरा राज्य कह सकते हैं, वो प्रेत राज्य या गहरा राज्य जो है वो कार्टेल 2 पार्ट्स में वहां डिवाइड हुआ। और बिग टेक्स को लगा कि यार ये तो हमारे कंधे पर बोझ बने हुए। लेकिन अभी सारे के सारे ऐसे नहीं निकले, सिर्फ और सिर्फ एक आधे ने धीरे धीरे आवाज उठानी शुरू। यही रीजन है 2020 का इलेक्शन ऑनलाइन कैंपेन के दम पे नहीं चला, ग्राउंड लेवल मैनिपुलेशंस के दम पे चला। और ग्राउंड लेवल मैनिपुलेशंस में ट्रंप के पास बाइडन से वोट ज्यादा होते हुए भी बाइडन जीत जाता है। और वो इसलिए जीतता है क्योंकि ग्राउंड पर बहुत सी मैनिपुलेशंस हुई थी, और यहां पर अमेरिका के जो इलेक्शन सिस्टम है उसके फ्लॉज जो हैं वो ओपनली नजर आते हैं कि किस तरीके से उसमें फ्रॉड्स मौजूद हैं। हमें ये चीज समझनी होगी कि उसमें कितने फ्रॉड्स मौजूद हैं, ठीक है। और वही एक रीजन था कि यहां से सिस्टम जो था वो अमेरिका का, मतलब बाइडन ले आया। अब प्रॉब्लम यही है कि वो जो टैक्स थे उनमें से एक ओपनली निकल के बाहर आता है, ट्रंप, वो क्या नाम है, एलन मस्क। वो ये कहता है यार तुम लोग तो पूरी दुनिया को और पूरे सिस्टम को खत्म करने पर आमादा हो चुके। और वही इंफॉर्मेशन, माने या ना माने सर, ये इंफॉर्मेशन इन टेक कंपनीज के पास होती है।
हिलेरी क्लिंटन का नाम आप याद कीजिए, एक आइलैंड वाले इशू में आया था, एल्फिंस्टन समथिंग कुछ ऐसा आइलैंड था, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूं। उसके मेल्स भी लीक हुए थे सर, हिलरी हाँ, क्लिंटन के। जो भी है, और उसको वो बिल्कुल लीक्स हुए थे, और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये पेडोफिलिज्म के अंदर ये फंसती हुई नजर आई। अब आप यस अंदाजा लगाइए वो इंफॉर्मेशन कैसे निकली। वो टेक कंपनीज का ही तो खेल था, और एक के बाद इंफॉर्मेशन निकल रही थी, तो वो साफ तौर पर दिखा रही थी कि मामला कहीं और अमेरिका के अंदर जा रहा है। अब ये लोवेस्ट लेवल गेम है। अभी तक मैंने अमेरिका के किसी इलेक्शन को इस घटिया लेवल पर नहीं देखा, लेकिन हाँ इतना जरूर है, मैं एक डाटा पढ़ रहा था, अमेरिका के 15 प्रेसिडेंट्स या प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के ऊपर हमले हो चुके, जिनमें से 4 तो प्रेसिडेंट मारे जा चुके, मतलब 4 तो सिटिंग प्रेसिडेंट्स पर हमले हुए हैं जब ये ट्रंप के ऊपर हमला हुआ। उनमें से 2 मारे जा चुके हैं, अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी। सर यस, मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है सर, अमेरिका की, इसी जो आप कह रहे हैं कि इतने सारे प्रेसिडेंट्स पे हमले हो चुके हैं। एक फिल्म भी है और ऑफ कोर्स एक नाम भी है, जे एडगर हूवर, एफबीआई के संस्थापक थे। तो 1920 से ही उन्होंने काम शुरू कर दिया था। 1932 में उन्होंने एफबीआई की, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना की, और अपनी मृत्यु के अंत तक वो एफबीआई के चीफ बने रहे। तो उस मूवी में एक बड़ा प्यारा सीन है कि जितने भी प्रेसिडेंट आते हैं तो एडगर हूवर एक फाइल लेके जाते हैं उस प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, और बोलते हैं कि भाई ये तेरी फाइल है। उसके बाद कोई उनको छेड़ता नहीं है। बड़े बड़े प्रेसिडेंट आए पूरी दुनिया में, जिसको जो करना था वो किया, न्यूक्लियर बम मारा, पर एडगर हूवर को कोई नहीं हटा पाया। और बहुत लोग ये सोच के आए कि हम इसको तो कम से कम हटाएंगे, नहीं हटा पाए। एक्चुअल डीप स्टेट, जिसके पास अमेरिका के प्रेसिडेंट्स की भी फाइल है, कि बेटा तुम्हारे बारे में सब जानते, क्या चाहते हो, शांति से हमको हमारा काम करने, तुम प्रेसिडेंट हो, देश संभालो, हमको हमारा काम करने दो। मजे की बात यह है कि ये जो गहरा राज्य या फिर प्रेत राज्य, मैं गहरा राज्य से संतुष्ट नहीं, मैं टर्म यूज करता हूं प्रेत राज्य। बेटर, राइट, वेरी राइट। जो प्रेत राज्य, प्रेत का तो, प्रेत जो है वो दिखता ही तो नहीं है, लेकिन दिमाग खराब किए रखता है। प्रेत का काम ही दिमाग खराब किए रखना है। वो न जाने कैसी कैसी हरकतें तुमसे करवा देगा, और आप कर रहे होते, वो इंसान को ज़ॉम्बी बना देगा। सर आप देखिए, बांग्लादेश में जो किया, विशुद्ध हिंदुओं पे हमला, 1947 में भारत का विभाजन किया, और ये इनको हमेशा जमीन पे एक इस्लामिक तंत्र मिल जाता है, उसका इस्तेमाल ये कर लेते हैं। अभी इनको नए मिले हैं खालिस्तानी, नए क्या, वो पुराने ही मिले हैं, पूरी फंडिंग उन्हीं के, अमेरिका, कनाडा की तरफ से आती है। खालिस्तानी जो हैं वो भी आपको पाकिस्तानी मुसलमान ही मिलेंगे, जो दाढ़ी सरदारों के तरीके से रख के, पग बांध के, नाम बदल के, खड़े होके शोर मचा। और सर ये खालिस्तानी सिख भी नहीं है, ये सब कन्वर्टेड क्रिश्चियन है सारे के सारे। ये सारे सूडो क्रिश्चियंस हैं, सिख ही नहीं। हाँ, ये क्रिप्टो क्रिश्चियंस है। सिखों के साथ है कि उनके गुरुद्वारों के ऊपर सूडो क्रिश्चियंस कब्जा करके बैठे हुए हैं, और गुरुद्वारे के अंदर पग पहन के होलेलुया गा रहे हैं, और अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। और सिखों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो गुरुद्वारा प्रबंधक, श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वो अपने ही जो वॉरियर्स हैं या अपने ही जो स्ट्रगलर्स हैं उनको मार रही है। जो प्रकाश सिंह सुखबीर बादल के ऊपर जो एक हाँ, जो एक एलिगेशन लगा है, और उसको ये कहा है, क्या कहा है, एक वर्ड जो मैं, तनखैया घोषित किया, तनखैया घोषित किया। वो तनखैया घोषित करने का सीधा मतलब ये है कि आपका एक लीडर है, उसे श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने खत्म कर दिया, लेकिन उसका अल्टरनेट कोई दिया ही नहीं। वो करप्ट था, मैं मानता हूं, लेकिन कई बार क्या होता है ना साहब, करप्ट आदमी भी आपके कई काम आ जाता है। और यहां पर वो जो सुखबीर बादल है, वो जिस तरीके से तनखैया घोषित किया गया, उसकी राजनीति खत्म की गई। असलियत में पंजाब में अब सिख लीडर बचा कौन? हाँ, पंजाब की कहानी सर हम अलग से बात करेंगे कि आखिर यूएस किस तरीके से खालिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है भारत को डिस्टर्ब करने के लिए। तो जो आप प्रेत वाली बात कर रहे थे कि भारत को डिस्टर्ब करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर करा दो, कुकी करा दो, साउथ इंडिया में डीएमके को, उदयनिधि स्टालिन जैसों को सपोर्ट करो, विजय जो एक्टर आया उसको सपोर्ट करो, पार्टी बनवा दो, सब क्रिप्टो क्रिश्चियन है। उदयनिधि स्टालिन अपने आप को बोलता है जगन रेड्डी को सपोर्ट करो, केरल में कुछ करो, और बस इनके पास एक ही आदमी की फाइल नहीं है सर, उसी से बहुत तकलीफ है मोदी जी की। बाकी दुनिया में सबकी फाइल है इनके पास, तो यहाँ पे आदमी कॉम्प्रोमाइज होने को तैयार नहीं है, उसी से तकलीफ है।
विषयांतर हो जाएगा, भटक जाएंगे, लेकिन एक लाइन हाँ जरूर कहूँ। जी। 2002 के बाद से इस मोदी के ऊपर जानलेवा हमलों से लेकर वो कौन सी वो मरी थी, नुसरत इशरत जहां। इशरत इशरत जहां। जहां से लेकर 2008 सोहराबुद्दीन। से लेकर जितने भी थे, सीरीज ऑफ अटैक्स करवाने की कोशिश करके इन्हें और इनकी जो टीम अडानी और अंबानी और ये माधवी बुच, इन सबको घेर कर खत्म करने की कोशिश शुरू से रही है। और आज इसमें हमारे भारतीय लोग बहुत इन्वॉल्व हैं सर। वो भारतीय ही लोग तो इन्वॉल्व हैं जिनको इनसे खतरा था, सीबीआई की इनके खिलाफ जांच करवाने वाले। आज जो विपक्ष के साथ, और मैं तो इनको पता नहीं, मेरे को कई बार गुस्सा भी आता है, यार इतना बड़ा दिल क्यों दिखा रहे हो? वो तुम्हारे नहीं, वो भारत के दुश्मन है, उन्हें रगड़ डालो। लेकिन हाँ है कि उनको रगड़ने के बाद एक जो वैक्यूम क्रिएट होगा, और उस वैक्यूम के अंदर कौन निकल के आएगा और कौन किसको सपोर्ट कर रहा होगा पता नहीं। कम से कम इनका पता है कि ये कंजरपना कहाँ दिखाते। खैर सर मुझे इस बारे में, हाँ विषयांतर, मैं इस विषय का इस विषयांतर का अंत करूंगा कि मुझे एक लाइन याद है कि मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बात कही थी कि हम आए थे, हमें ये पता था कि भारत की हालत खराब है, पर इतनी खराब है ये हमें नहीं पता था। तो भारत किस गड्ढे में बैठा था ये वो जानते हैं, और निकालने के लिए कई विषयों को उन्होंने प्रायोरिटी से हटाया। बिल्कुल, हम इस चीज के ऊपर डिस्कशन जरूर तो हम करेंगे। वापस से अमेरिका के इलेक्शन पे आते हैं सर। अब देखिए ट्रंप के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं फिलहाल काउंटिंग में, पर कह नहीं सकते, वहां कुछ भी दनफंद हो रहा है। वहां तो ये कहा जा रहा है कि बिना आईडी दिखाए भी जाओ। अगर मैं इस समय यूएस में होता सर, तो मैं किसी स्टेट में, कई सारे स्टेट्स का ऐसा रूल है कि मैं जाके वोट दे आता, वो मुझसे आईडी भी नहीं मांगते कि भाई तुम यूएस के हो कि नहीं हो, चाहे कोई इमिग्रेंट हो, चाहे टूरिस्ट हो, एवरीबडी इज अलाउड टू वोट। और कई लोग जो आईडी मांग रहे हैं अधिकारी, उनको जेल में डाला जा रहा है। तो वहां कुछ भी हो रहा है, पोस्टल बैलेट आ रहे हैं भर भर के कि भैया कागज पे आ गया, बैलेट इसको गिनना है। दैट्स अनदर मैटर ऑल टुगेदर। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, कमला और ट्रंप, किसके जीतने से भारत पर क्या असर होता है? सर ये एक बहुत लंबा टॉपिक है कि किसके जीतने से भारत पर क्या असर होगा। बस इतना एक बॉटम लाइन में समझ लीजिए, ट्रंप खतरनाक दिखने वाला अखरोट है। अगर आप उसको ढंग से हैंडल कर गए और उस अखरोट का जो स्वाद, मतलब छिलके से टक्कर खाने की जगह उनकी दरारों का इस्तेमाल करके अंदर जो मटेरियल है उसमें फोकस करें और उसे निकाल कर एब्जॉर्ब करने में या एंजॉय करने में कामयाब हो गए, तो ट्रंप हो गए। बाइडन या जिसे कहते हैं कमला हैरिस, ये असलियत में धतूरा है। धतूरा भी नहीं कहेंगे, ये असलियत में एक, मैं वो कुछ है ना ऐसे पौधे होते हैं जो इंसेक्ट ईटर होते हैं। नाम में वो क्या नाम है, पिचर प्लांट नाम का एक प्लांट होता है, जिसके अंदर क्या है कि लिड उस पर लगी हुई होती है। वो दिखने में इतना सुंदर फूल होता है कि कुछ कहने की हद नहीं। और जो टिड्डा उसके अंदर या कोई भी इंसेक्ट उसके अंदर जाता है तो उसकी लिड बंद हो जाती है, अंदर वो डाइजेस्ट करके उसे हजम कर जाता है, काम खत्म। ये जो बाइडन है या जो कमला हैरिस है, ये असलियत में वो दिखने वाले फूल की तरह है, और असलियत में वो फूल पिचर प्लांट है, जिसके अंदर वो जो प्लांट है वो प्रेत राज्य है, जो कि दिखाने के लिए तो फूल दिखा रहा है, और न जाने वो कितने देशों को, कितनी कंपनियों को, कितने सिस्टम्स को, कितने लोगों को, कितने बच्चों को हजम कर चुका है, सभ्यताओं को, हाँ कितने नेताओं को, कितने सब चीजों को, कितने सिस्टम्स को हजम कर चुका है। सर वो पूरे हिंदू धर्म को हजम करने के लिए तैयार बैठा है। वो उसने सोचकर देखिए, मोरक्को से एक अरब स्प्रिंग शुरू होती है ओबामा के टाइम पर, और वो अरब स्प्रिंग अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट होते हुए पहुंचती है सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान तक। सोचिए, वो स्मार्ट था, दिखने वाला, हंसता हुआ, कुत्तों को प्यार करने वाला, बीवी आगे चल रही है उसके पीछे छाता लेकर चलने वाला, अपने बच्चों से प्यार करते हुए दिखाई देने वाला, हंसता हुआ सा चेहरा कितना खतरनाक है। और नोबेल प्राइज विनर वो कितना खतरनाक है, और उसकी की हुई करतूतों का आज तक यूरोप जो है वो नतीजा भुगत रहा है कि गद्दाफी कहता था, मैं मर गया ना तो तुम्हारे यूरोप में जो तूफान आएगा तुम संभाल नहीं पाओगे, और गद्दाफी को मारा,
और मारने के बाद यूरोप के अंदर जो इमिग्रेंट्स का तूफान है, यूरोपियंस को समझ में नहीं आया क्या करना है। उससे ज्यादा खतरनाक अमेरिकन प्रेसिडेंट नॉर्मली अपनी डिग्निटी या अपने कंट्री के सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए किसी के सामने झुकता नहीं है। यहां अगर आप देखेंगे, बराक ओबामा जो है वो सऊदी अरेबिया के प्रिंस जो अब्दुल्ला अब्दुल्ला थे उसके सामने झुका। कैन यू नहीं इमेजिन? बैयत की सर, इसको चूमा, इसको चूमा, टोटल सरेंडर। बैयत मैया। तो जो भी किया वो टोटल सरेंडर किया, क्योंकि इसके नाम के आगे लिखा हुआ था हुसैन। और सोचकर देखिए 2008 के बाद उससे पहले यूरोप में रेडिकलिज्म ऑफ इस्लाम नहीं था। 2008 से लेकर 16 के बीच में अगर आप देखते हैं तो जो तूफानी तरीके से वहाबिज्म को उनकी मस्जिदों में फैलाया गया, सोचिए कितना बड़ा प्लान था यूरोप को बर्बाद करने का और इस्लाम का झंडा यूरोप में फैलाने का। यूरोप शायद उस चीज को कभी समझ ही नहीं पाया, शायद कभी नहीं समझ पाया कि वहां की मस्जिदों के अंदर रेडिकलिज्म को फैलाने के लिए, वहाबिज्म को फैलाने के लिए सऊदी अरेबिया को खुली छूट दी। अच्छा, मजे की बात, सऊदी के पास जो पैसा था उस पैसे को खर्च करवाया ये करवाने के लिए, उस पैसे को खर्च करवाया। वेस्टर्न कंट्रीज खुश थे कि हमारा काम चल रहा है, बढ़िया पैसा आ रहा है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी कब्र खोदी जा रही है। उसके बाद सोचिए जब ये सारा काम हो गया, रेडिकलाइज होनी शुरू हो गई और आईएसआईएस के अंदर उसको टेस्ट करने के लिए अरब स्प्रिंग को खड़ा किया गया और आईएसआईएस के अंदर 25,000 से 30,000 यूरोपियन लड़के लड़कियां अगर आके भर्ती हो रहे हैं, और लड़कियां सिर्फ आतंकियों को सेक्सुअल प्लेजर देने के लिए आ रही हैं, और वो भी क्रिश्चियन लड़कियां जो कन्वर्ट हो चुकी हैं, वो सेक्सुअल प्लेजर देने के लिए जिहाद के पार्ट की फॉर्म में आ रही हैं। सोचकर देखिए किस लेवल पर उसने यूरोप की बंटाधार किया। वो बंदा यूरोप का बंटाधार करने के बाद अमेरिका के अंदर इन्हीं इस्लामिक माइग्रेंट्स को एंटर करवा रहा है। इल्हान उमर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिस तरीके से वो इस्लामोफोबिया का एक नैरेटिव चला रही है, और किसी मुसलमान का अगर कुत्ता भी मर जाए तो छाती पीटना शुरू हो जाते हैं। और बांग्लादेश के अंदर जेनोसाइड हो रहा है, पोग्राम हो रहा है, आर्मी कर रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा। ये जो सिचुएशन है ना सर, ये असलियत में बता रही हैं कि अमेरिका किन हाथों में है, और जो ये डेमोक्रेट्स हैं आज के दिन वो किन हाथों में। ट्रंप आखिरी बैरियर लग रहा है, उसके पीछे हालांकि एलन मस्क है, पर एलन मस्क भी मुझे इस मामले में ठीक लगता है कि भाई उसका जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और मुंह पे बोल के ऐसी तैसी मार देता है, चाहे कुछ भी हो। उसके पीछे जो एक्चुअल लोग अमेरिका को जिन्होंने बनाया है, जिस विचार ने बनाया है, इसकी वेल्थ क्रिएटर्स ने बनाया, मेहनत करने वालों ने, परिवार को संभालने वालों ने, फैमिली, जैसे रिपब्लिकन्स प्राइमरीली फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। डेमोक्रेट्स का फैमिली के प्रति कोई विश्वास नहीं, उनको फैमिली तोड़ने में बहुत मजा आता है। एलजीबीटीक्यू की नौटंकी और ये जितना जो डिवोर्स रेट्स और ये वो फ्रीडम ऑफ फेमिनिज्म, सारी कहानी डेमोक्रेट्स की फैलाई हुई है, इसमें बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। रिपब्लिकन्स इससे बचते हैं और परिवार की संस्था को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। तो ट्रंप भी जानते हैं कि हमारा सिर्फ अमेरिका, जो आप कह रहे हैं, वो दीमक को पहचान गए, जो आपने पहले एक जो बात कही कि वो दीमक को पहचान गए, और यह सब वही है। ये सब ऊपर से साफ साफ बढ़िया सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी बातें हॉलीवुड की फिल्में, नेटफ्लिक्स, अमेजोन सब बनाते रहेंगे, पर पूरी सामाजिक संरचना को ध्वस्त कर रहे हैं, ताकि जो कोई भी जनरेशन पैदा होती है, बस माँ बाप उनको पैदा कर दे, उसके बाद कब्जा उनका, उनके दिमाग पर कब्जा उनका। इस प्रकार की कहानी चल रही। अब इसमें मैं आपको एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि ट्रंप असलियत में दो तरफ लड़ रहा है। एक, उस स्टूल पे जो बहुत सारा बोझ रखा हुआ है उसे उतार के फेंकने की कोशिश कर रहा है। वो यूरोप को कह रहा है, ओए अपना सिक्योरिटी का खर्चा खुद उठाओ। वो सीधे चाइना कह रहा है कि तेरे चक्कर के अंदर हम बर्बाद हुए हैं, तू पैसा वापस दे, और तू उल्टे सीधे काम नहीं करेगा। और दूसरी तरफ वो डेमोक्रेट से लड़ रहा है कि तुमने बर्बाद कर दिया। और डेमोक्रेट्स असलियत में चाइना के अंदर बहुत लंबे चौड़े वो जो प्रेत राज्य है वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। अब आप सोच कर देखिए, मतलब उसके ऊपर हम कभी डिस्कशन करेंगे कि प्रेत राज्य दैट्स अनदर डिस्कशन है, वो एक अलग है, क्योंकि सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लड़ाई एक अलग ही लेवल की है, और अगर हम उससे अभी समझने की कोशिश करते हैं तो हमें बड़ा कॉम्प्लेक्स नजर आएगा, और ये आखिरी लड़ाई है। मुझे लगता है ट्रंप इज द लास्ट बैरियर। अगर एलन मस्क इसमें खड़ा रहता है तो एलन मस्क इज द नेक्स्ट वॉरियर। लेकिन लड़ाई अमेरिका के अंदर खुद में शुरू हो चुकी है, और कहीं ज्यादा लेवल पर शुरू हो चुकी है।
जी सर। और ये पहले क्या था, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों की एक इच्छा रहती थी कि अमेरिका को ही हमको सर्वोपरि रखना है, तो देश के प्रति कॉम्प्रोमाइज नहीं होता था। पर इस समय तो जो बराक ओबामा के आने के बाद देश के को ही कॉम्प्रोमाइज करने की बात, और एक बहुत बड़ी ताकत जिसपे हम लोग आगे चर्चा करेंगे, कि डॉलर का ध्वस्त होना, डॉलर रिजर्व करेंसी की तरीके से और ट्रेडिंग करेंसी के तरीके से पूरी दुनिया में घूम रहा है और अमेरिका को एक बहुत बड़ी शक्ति देता है, उसका भी धीरे धीरे ये ध्वस्तीकरण देख रहे हैं। तो उससे भी इनकी जो है थोड़ी सी चूलें हिली हुई हैं। अब देखिए $33 ट्रिलियन का डेट भी है फेडरल रिजर्व से अमेरिकन सरकार पर। बहुत सारी समस्याएं हैं। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि बराक ओबामा ने ब्लैक्स के ऊपर व्हाइट्स ने जितना अटैक किया या एट्रोसिटीज करी, बराक ओबामा ने सबका बदला ले लिया अमेरिका का बेड़ा गर्क करके। सर देखिए, अगर वो ब्लैक क्रिश्चियन होता, अफ्रो अमेरिकन होता, तो बात समझ में आती। पर जैसा आपने कहा कि वो इस्लामिक है, तो वहां फंडे दूसरे हो जाते हैं, वहां पे पर्पसेस दूसरे समझ में आने लगते हैं। बदला लिया, वही कह रहा हूं, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। जी, इनको खैर बात सही है। ये अच्छा, इस मामले में मुझे सर अपहरण फिल्म का एक डायलॉग याद आता है। उसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर है, अखिलेंद्र मिश्रा ने उनका रोल प्ले किया है, कि कुछ भी बुरा होता है तो वो साइड से आते हैं, कहते हैं ये तो साला होना ही था। तो मुझे अमेरिका की हालत देख के लग रहा है ये तो होना ही था। तो इसी के साथ आज की चर्चा का हम सब जी, मैं आपसे थोड़ा मोटिवेट रहता हूँ, जो आप मूवीज में से डायलॉग निकाल कर दे देते हैं, मुझे समझ में नहीं आते वो मूवी कौन सी थी। अजय देवगन की फिल्म थी अपहरण, गंगाजल, सॉरी गंगाजल, गंगाजल मूवी का डायलॉग था। 2 साल हो जाते हैं साहब कोई मूवी देखे हुए। नहीं ठीक है, अच्छी बात है सर, छोड़ दीजिए, आजकल की फिल्में वैसे ही वाहियात है। अभी सिंघम अगेन बनाई है जी अजय देवगन ने, पूरी रामायण कॉपी करके, मतलब माइंड ब्लोन, दिमाग खराब करा दिया। खैर दैट्स अनदर थिंग ऑल टुगेदर। पर अमेरिका ने जीवन भर जो किया कर्म, वापस उसको आ रहा है। अमेरिका के कुकर्मों का उसका फल उसको दिख रहा है समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर। और जो ताकत थी, देखिए होता क्या सर, एक कोई विचारधारा अगर ऊपर से थोपी जा रही है, और यदि आप बहुत, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अफ्रीकन अमेरिकन के साथ अत्याचार नहीं किया सर, पूरे बेचारे नॉर्थ इंडियंस जो रेड इंडियंस थे उन पर जो अत्याचार किया। पूरा अमेरिका कनाडा सोचिए भारत से 6 गुना बड़ा है, वहां के इंडिजिनस पॉपुलेशन को तुमने मार के खत्म कर दिया, 100-200 साल लगा के उनको खत्म कर दिया। तो आपके कुकर्मों की फिर बाकी दुनिया में जो किया सो किया वो अलग, तो आपके कुकर्मों की कोई कमी नहीं है। फिर न्यूक्लियर बम भी छोड़ा, तो कहीं ना कहीं तो कर्म का सिद्धांत आएगा, क्योंकि प्रकृति है, वापस आती है, अपना सब कुछ वापस लेने आती है, आ रही है, वही दिख रहा है। तो ट्रम्प हो, कमला हैरिस हो, अमेरिका का ध्वस्त होना अब अवश्यम भावी है जी, बड़ा जरूरी है सर, हाँ बहुत जरूरी भी है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का हम समापन करते हैं। सर आपके कोई क्लोजिंग कमेंट्स? क्लोजिंग कमेंट्स ये हैं, अब हमारे को इसके ऊपर बड़ी सारी डिस्कशन करनी पड़ेगी, और बैठ के यहाँ पर इतने सारे, अब वही है ना कि टाइम में शॉर्ट होता है, 30 मिनट में क्या क्या वो हम प्रेत राज्य डिस्कस करें या ओबामा की पॉलिसीज के ऊपर डिस्कस करें, डेमोक्रेट्स की बिहेवियर पे डिस्कस करें, तो कहाँ करें? ये वीडियो, ये वाली जो चर्चा है, मैं इसको मानता हूँ ये सब का कंटेक्स्ट सेट किया गया है, और इससे हम एक एपिसोड अलग अलग निकालेंगे। ये लास्ट में होनी चाहिए थी, ये पहले हो गई। कोई बात नहीं, यही ठीक है। तो अमेरिका का चुनाव जो भी रिजल्ट आए हमारे आपके हाथ में नहीं है, पर हम चूंकि वो सारी दुनिया को देखते हैं, सारी दुनिया की डेमोक्रेसी देखते हैं, तो हम भी देखेंगे तुम्हें, भाई हम भी तो तुम्हें देखेंगे ना, तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। जो चुनाव और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, ताकतवर डेमोक्रेसी, भाई योर डेमोक्रेसी इज अ शैम, इट्स नथिंग, इट्स बुलशिट। साफ दिख रहा है क्या हो रहा है, तो पहले भी दिखा है, अब भी दिख रहा है, तुमसे लाख गुना बढ़िया हमें छोड़ दो, भारत को तंग मत करो, अपने आप को संभालो। तो इसी के साथ दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। अगर आपको हमारी बातें जरूरी लगी हों, रिमोन साहब की बातें जो है, जानकारी और इतना पूरा कंटेक्स्ट आपको अच्छा लगा, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें प्रारत, साथ में हरिमोहन जी का चैनल ज्योतिर्मय भी जरूर सब्सक्राइब करें।